हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के वह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि व्यापम द्वारा पिछली प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं और आपको आपकी आने वाले एग्जाम में भी डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो वीडियो का बेस्ट यूज़ करने के लिए दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी ध्यान से देखना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पहले खुद से ट्राई करना है। और अगर आपको प्रश्न ये नहीं भी बनते हो तो हम लास्ट में रिवीजन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे प्रश्न डेफिनेटली बनने लगेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा अम्ल रसायनों का राजा कहलाता है? तो दोस्तों रसायनों का राजा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका केमिकल फार्मूला H2SO4 होता है। H2SO4 मतलब हाइड्रोजन सल्फेट, इसका केमिकल फार्मूला होता है और इसे ही रसायनों का राजा कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस रक्त वाहिका का नाम बताइए जिसके द्वारा मानव में रक्त परिचालित होता है। तो उस रक्त वाहिका का नाम बताइए, मतलब दोनों प्रकार के रक्त पूछ रहा है, ना तो शुद्ध बोला है ना ही अशुद्ध बोला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धमनी और शिरा। ठीक है, तो अब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त से क्या मतलब मैंने आपको बताया दोस्तों, जिसमें शुद्ध रक्त का सीधा सा मतलब है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होना शुद्ध रक्त, और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होना अशुद्ध रक्त। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इन्हें फेफड़ों में ले जाया जाता है, जहाँ से एल्वियोली जो श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, एल्वियोली जिसे हिंदी में कूपिका कहा जाता है, अंगूरों के आकार की होती है, उसके द्वारा CO2 मतलब अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदला जाता है। तो अब हमें याद रखना है कि अशुद्ध रक्त धमनी में बहता है या शिरा में, तो आपको इसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। जैसे आपने लिखा अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध रक्त मैंने लिखा, मतलब सीधी सी बात आप समझ रहे होंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है। तो इसमें जो सेकंड नंबर पे आएगा वो इसका पहला वर्ड होगा। जैसे आपको याद रखना है अशुद्ध, तो श से हो जाएगा सीरा। और अगर मैंने लिखा शुद्ध मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त, तो इसमें देखिए सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? ध आ रहा है, मतलब ध से धमनी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त शिरा में बहता है और शुद्ध रक्त जो है धमनी में बहता है। पर इसके अपवाद भी होते हैं, जो कि होता है पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा। इसमें आपको उल्टा कर देना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ही। वैसे तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है, पर आपसे पूछे तो को याद रखना है। उस कारक का नाम बताएं जो रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। तो उस कारक का नाम जो रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है, बिम्बाणु, जिसमें प्लेटलेट्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो रक्त में दो प्रकार के ऐसे कारक होते हैं जो कि रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं। एक होता है रक्त का प्लाज्मा, जो कि रक्त का एक मैट्रिक्स होता है, तरल भाग में होता है प्लाज्मा, और ये रक्त बिम्बाणु या जिन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा विटामिन मदद करता है, तो आंसर विटामिन के होगा। पूछा जाए कौन सा आयन करता है, तो कैल्शियम आयन करता है। ठीक है दोस्तों, तो रक्त का थक्का जमने से इतनी सारी बातें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त का थक्का से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2 सेल वाली बैटरी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सिंपल सा प्रश्न है, ये तो आप सभी से बन जाएगा कि एक तरफ से धन सिरा जोड़ते हैं, दूसरी तरफ से ऋण सिरा जोड़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक सेल के धनात्मक सिरे को दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। तो इसके लिए हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, छत्रक, फफूंदी और खमीर निम्न का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, छत्रक, फफूंदी और खमीर ये सभी मृत जीवी के उदाहरण है। मृत जीवी के उदाहरण है छत्रक, फफूंदी और खमीर। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस वर्ग में आते हैं, मतलब इनका क्लासिफिकेशन किधर किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कवक या फंगी। ठीक है, कवक और फंगी में ये सभी आते हैं। छत्रक, फफूंदी और खमीर इन्हें मृत जीवी कहते हैं। इंग्लिश में मृत जीवी को बोला जाता है सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ कहा जाता है, मैं लिख देता हूं, सेप्रोट्रॉफ कहा जाता है इंग्लिश में मृत जीवी को। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इतना। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक निकाय की माध्य अवस्था से उसका अधिकतम विस्थापन कहलाता है। तो एक निकाय की माध्य अवस्था से उसका अधिकतम विस्थापन जो है आयाम कहलाता है दोस्तों। मतलब एक दोलन करता हुआ आयाम, जैसे ये मान लेते हैं कि लोलक है जो इधर से यहाँ तक दोलन कर रहा है, तो एक उसकी माध्य अवस्था मतलब बीच वाली अवस्था से यहाँ तक जितना मैक्सिमम जाएगा, ये इसका आयाम कहलाएगा, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब समयावधि मतलब आवर्तकाल होता है। तो एक दोलन को
तय करने में लगा समय को हम समयावधि या आवर्तकाल कहते हैं, इसे टी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब समय है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक सेकंड हो जाएगा। और जो आवृत्ति रहती है वो 1 सेकंड में तय की गई दोलनों की संख्या होती है। तो मतलब आवृत्ति 1/, आवर्तकाल भी होती है, इसका ये भी सूत्र होता है। इसका एक न्यूमेरिकल भी है अपने पीडीएफ में, अपन आगे देखेंगे, इसके प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल जो है फिजिक्स के पूछे नहीं जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड सिंपल से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जैसे हम अब आगे हर सेट में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। वैसे इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, पर न्यूमेरिकल के लिए आपको इसका मात्रक याद रखना है सेकेंड इनवर्स 1/सेकेंड, क्योंकि इस समयावधि से ही हमें आवर्तकाल निकालना पड़ेगा। इसका मात्रक सेकेंड होता है, 1/, आवर्तकाल आवृत्ति होता है, मतलब 1/सेकेंड ऊपर जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, वह युक्ति जिसका उपयोग भवनों को तड़ित से बचाने के लिए होता है। तो हिंदी नाम से ही आप इसे गेस कर सकते हैं, तड़ित चालक इसका नाम होता है, ठीक है। लाइटिंग कंडक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, तड़ित चालक, जिसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। एक वीडियो में आपको बताया था मैंने कि उन्होंने ही धन और ऋण आवेश का आविष्कार भी किया था। और पूछे तड़ित चालक किससे बना होता है, तो तड़ित चालक जो होता है वो तांबा से बनता है, ठीक है दोस्तों, तांबा धातु से बना हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, उस धातु की पहचान कीजिए जिस पर मारने में वो धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। तो धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं करती सोडियम। क्यों नहीं करती है, क्योंकि ये नरम धातु होती है, कठोर धातु नहीं होती है। जितने भी कठोर धातु है जैसे एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, तांबा, ये सभी धात्विक ध्वनि उत्पन्न करेंगी। और धात्विक ध्वनि उत्पन्न करना धातु का एक गुण होता है। अब सोडियम नरम क्यों होती है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं जिन्हें हम क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, ये सभी नरम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, जो कि एक अपवाद होते हैं धातु में, एक अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल केस होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापन उपकरण माप सकता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापन जो उपकरण होता है वो 1 सेकेंड का 100वां भाग मापता है। 1 सेकेंड का भी 100वां भाग मापता है क्या, जो खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापन उपकरण या स्टॉप वॉच होता है वो 1 सेकेंड का 100वां भाग माप सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारी वर्षा के बाद भी वनों में जल नहीं बहता, कारण बताइए। तो भारी वर्षा के बाद भी वनों में जल नहीं बहता क्योंकि वर्षा का जल वृक्षों से टपकता है और भूमि में रिसता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वर्षा का जल वृक्षों से टपकता है और भूमि में रिसता जाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मौसम बुलेटिन में दिखाया जाने वाला अधिकतम और न्यूनतम तापमान सूचित करता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो कि 2016 पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। तो मौसम बुलेटिन में दिखाया जाने वाला अधिकतम और न्यूनतम तापमान सूचित करता है दिन के अधिकतम तापमान को और रात के न्यूनतम तापमान को, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, जैसे बताता है कि इस दिन जो अधिकतम तापमान इतना रहेगा और न्यूनतम तापमान इतना रहेगा, तो जो अधिकतम तापमान रहता है वो दिन का अधिकतम तापमान होता है और न्यूनतम तापमान रात का न्यूनतम तापमान होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, ऊंट रेगिस्तान में बहुत आसानी से चल सकता है क्योंकि। तो ऊंट जो होता है वो रेगिस्तान में बहुत आसानी से चल सकता है क्योंकि इसके पैर जो होते हैं चपटे होते हैं और इसके क्षेत्र चौड़े होते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, दाब से रिलेटेड प्रश्न है, दाब वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 2-3 चैप्टर मैंने आपको वैसे पहले भी बताए हुए हैं कि दाब, घर्षण, इस प्रकार के चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है, आपको पढ़ा होगा इतना, तो बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो अगर देखो बल अगर कांस्टेंट है, मतलब ऊंट उतना ही भार पहले भी लगाता है और अगर उसके पैर छोटे छोटे पतले रहते हैं तब भी बल उतना ही लगाता है, पर जो उससे उत्पन्न जो दाब है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मतलब बल को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, अपन मान लेते हैं कि यहाँ बल है ही नहीं, है ना, तो दाब कैसे क्या हो जाएगा, दाब सीधा सा हो जाएगा। दाब किस पे डिपेंड करेगा, सीधा से क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, 1/, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, 1/, क्षेत्रफल निर्भर करेगा। अब जैसे जैसे क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा, मतलब उसके पैर और चौड़े होते जाएंगे, क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो दाब का मान कम होता जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा दाब का मान कम होगा। तो इसी से उत्पन्न जो दाब है, मतलब आसानी से चल सकता है। क्यों आसानी से चलता है, क्योंकि उसके पैर रेत में फंसते नहीं है। क्यों नहीं फंसते हैं, क्योंकि दाब कम लगता है। तो एक ही बल से उत्पन्न जो दाब का प्रभाव है वो क्षेत्रफल में निर्भर करता है,
सीधी सी बात आपको समझना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर नहीं भी आता हो, आपको नहीं भी पता हो कि अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो देखिए मैं आपको इसमें एक लॉजिक बताता हूँ। इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं, हमने ऑप्शन से तो कोई छेड़खानी नहीं की है, इसी प्रकार के ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु से छोटी अथवा बड़ी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक अथवा आभासी, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है केवल एक, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों। देखो, अगर इसमें अगर पहला ए ही ऑप्शन होना होता तो क्या इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया होता, क्योंकि ऑप्शन अपन ए लगाओ या ऑप्शन सी लगाओ दोनों एक ही बात है, इसमें भी केवल एक है, इसमें भी केवल एक है। अगर हमें ऑप्शन नंबर ए सही होता तो क्या सी दिया होता, हम सीधा इस पर क्लिक नहीं कर देते। आ रहा समझ? तो मतलब ए और सी तो नहीं होगा, अब बचा क्या, बी बचा। अब अगर बी अकेला दिया होना तो ए और बी क्यों देता, तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा। तो इसे आप गेस भी कर सकते हैं। वैसे आपको बता देता हूं कि अवतल दर्पण में एक ही ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है जो कि बहुत ही ज़्यादा आवर्धित होता है, जो कि दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, एक आदमी जिसके कपड़ों में आग लग गई वो कंबल से ढका जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शरीर में हवा की आपूर्ति को काटने के लिए ऐसा करता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हवा जो रहती है वो जलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे आपने एक इसका एग्जाम्पल ये भी सुना होगा कि जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर अपन गिलास रख देते हैं तो मोमबत्ती बुझ जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें उस हवा की आपूर्ति जो है कम हो जाती है या बिल्कुल ही घट जाती है, जिसके कारण वो बुझ जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा न्यूमेरिकल वाला प्रश्न आ गया, एक लोलक 6 सेकंड में 72 बार दोलन करता है तो इसकी समयावधि क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है एक दोलन को तय करने में लगा समय, एक दोलन को तय करने में लगा समय उसका आवर्तकाल होता है। मतलब देखो, 72 दोलन तय करने में कितने समय ले रहा है, 6 सेकंड ले रहा है। तो हम जमा लेंगे कि एक दोलन तय करने में कितना सेकंड लेगा, 6/72 सेकंड लेगा। समय निकालना है हमें, देखिए आप दोलन मत निकाल देना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, वो आवृत्ति निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/12, ठीक है दोस्तों, 1/12 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। इस प्रकार के फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही पोस्ट बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन बनाती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है दोस्तों। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन बनाती है, क्योंकि हमारे द्वारा छोड़े गई कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में संतुलन बनता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सूट केसों में चौड़े हैंडल दिए होते हैं क्योंकि, तो ये भी दाब से रिलेटेड प्रश्न है। मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ये आंसर आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार इनके द्वारा हुआ था। तो आपको याद रखना है, मुझे भी ये इसका आंसर नहीं पता था, मुझे भी देखना पड़ा। जो एंटोनी ल्यूवेनहॉक है उन्हीं के द्वारा जीवाणु का भी आविष्कार हुआ था और सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार भी किया गया था, क्योंकि जिस जीवाणु को उन्होंने देखा था उनके द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देखा था। उन्होंने सबसे पहले यीस्ट को देखा था, उसे क्या नाम दिया था, यीस्ट दिया था। ये एक प्रकार का मृतजीवी होता है जो कि कवक फंगी में आता है, और एकमात्र होता है जो कि एक कोशिकीय मृतजीवी या कवक फंगी होता है, उसे हम यीस्ट कहते हैं। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी थी, उन्होंने इसे जीवाणु नाम दिया था और काय से देखा था, तो आपको याद रखना उन्हीं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देखा था, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने पहली बार ऐसा प्रश्न देखा। मैंने इससे पहले यही पढ़ा था कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु को खोजा और उसे यीस्ट नाम दिया, अपन ने इतना ही पढ़ा था, ठीक है। तो ये मुझे भी कुछ सीखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, धान, मक्का और कपास जून से सितंबर तक बोई जाती है, इन फसलों को क्या कहा जाता है। तो धान, मक्का और कपास जो जून से सितंबर माह तक उगाई जाती है उन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है। तो जून से सितंबर मतलब बारिश के मौसम में उगाई जा रही है, इन्हें क्या कहा जाता है, खरीफ की फसल कहा जाता है। सिंपल सी बात है, अब आप इसका विपरीत बता ही देंगे मुझे कि रबी की फसल किन्हें कहा जाता है। रबी की फसल उन्हें कहा जाता है जो कि ठंडी के सीजन में बोई जाती है, मतलब अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी और फरवरी मार्च में काट ली जाएंगी। आईवीएफ का विस्तार करें। आईवीएफ जो होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है। क्या तकनीक होती है ये, किस प्रकार की विधि होती है, इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें कृत्रिम निषेचन होता है। ठीक है, कृत्रिम निषेचन जो होता है तो कहाँ पर होता है, तो ये परख नली में निषेचन होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। और जो इसका प्रत्यारोपण होता है वो गर्भाशय में कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक प्रकार का कृत्रिम निषेचन संबंधित इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, आईवीएफ इसे कहा जाता है। समान पौधे के एक पुष्प से अन्य पुष्प के स्टिग्मा में परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो चाहे समान पौधे पर क्यों ना हो, परंतु एक पुष्प से दूसरे पुष्प में इस निषेचन की प्रक्रिया हो रही, इसलिए अपन पर परागण कहेंगे। ये परा नहीं होता है, पर होता है, पर परागण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर एक ही पुष्प में ये प्रक्रिया हो जाए तो उसे स्वपरागण कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका जिसका मापन 170 गुणित 130 mm होता है किसकी होती है। तो अब सिंपल सा प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडे की होती है। ये शब्द आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है दोस्तों, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका बहुत छोटा सा अंतर है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंड कोशिका होती है, जो कि मादा प्रजनन तंत्र का भाग होता है। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, सभी गर्म निकाय ऊष्मा को खालिस्तान करते हैं। सभी गर्म निकाय जो होते हैं ऊष्मा को विकृत करते हैं। तो आपको याद रखना है, सभी गर्म निकाय ऊष्मा को क्या करते हैं, विकृत करते हैं। तो देखिए, हमने सभी 25 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। अब देख लेते हैं कि आपको इनमें से कितने प्रश्न बन रहे हैं, तो हम इसका साथ में ही रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको इससे पहले ये सभी प्रश्न नहीं भी बनते हो तो रिवीजन करने के बाद डेफिनेटली आपको ये सभी प्रश्न याद रहेंगे। तो आइए साथ में मेरे साथ रिवीजन करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न था, कौन सा अम्ल रसायनों का राजा कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था कौन सा अम्ल रसायनों का राजा कहलाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। उस रक्त वाहिका का नाम बताएं जिसके द्वारा मानव में रक्त परिचालित होता है। तो धमनी और शीरा हो जाएगा। धमनी जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और शीरा जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। एक मेंढक के इसके द्वारा सांस ले सकता है, उपरोक्त सभी के द्वारा सांस ले सकता है, मतलब त्वचा, फेफड़े और मुंह तीनों के द्वारा सांस ले सकता है। उस कारक का नाम बताइए जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। बिम्बाणु, विटामिन के। 2 सेल वाली बैटरी बनाने के लिए ऋण सिरे से धन सिरे के साथ जोड़ना होगा सेल के। छत्रक और फफूंदी खमीर निम्न का उदाहरण है, तो मृतजीवी सेप्रोट्रोफ का उदाहरण है। एक निकाय की माध्य अवस्था से उसका अधिकतम विस्थापन जो है आयाम कहलाता है, इसे ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वह युक्ति जिसका प्रयोग भवनों को तड़ित से बचाने, मतलब बिजली से बचाने के लिए किया जाता है, तड़ित चालक कहलाता है। उस धातु को पहचान कीजिए जिसमें मारने पर वो धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकती, सोडियम। खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापन उपकरण माप सकता है 1 सेकंड का 100वां भाग। भारी वर्षा के बाद भी वनों में जल नहीं बहता, इसका कारण बताइए। तो वर्षा का जल वृक्षों से टपकता है और भूमि में रिसता जाता है। मौसम बुलेटिन में दिखाए जाने वाला अधिकतम और न्यूनतम तापमान सूचित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम तापमान जो होता है उस दिन का अधिकतम तापमान बताता है और न्यूनतम तापमान रात का न्यूनतम तापमान बताता है। एक ऊंट रेगिस्तान में बहुत आसानी से चल सकता है क्योंकि इसके पैर चपटे एवं इसके क्षेत्र चौड़े होते हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हो सकती है ए और बी दोनों, मतलब वस्तु से छोटी या बड़ी भी हो सकती है, आभासी और वास्तविक भी हो सकती है। एक आदमी जिसके कपड़ों में आग लग गई उसको कंबल से ढका जाता है। इससे क्या होता है, कंबल से ढकने से हवा की आपूर्ति कट जाती है। अब हमारा न्यूमेरिकल प्रश्न था कि एक लोलक 6 सेकंड में 72 बार दोलन करता है, तो इसकी समयावधि, मतलब वो पूछ रहा है कि एक दोलन को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो 1/12 सेकंड, इसलिए 6 सेकंड में 72 बार दोलन कर लेगा। वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन बनाती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सूटकेसों में चौड़े हैंडल दिए होते हैं क्योंकि इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। सूक्ष्मदर्शी का उदाहरण इनके द्वारा हुआ था, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। धान, मक्का, कपास जून से सितंबर के बीच उगाई जाती है, इन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है। आईवीएफ का विस्तार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किस प्रकार की तकनीक है, तो कृत्रिम निषेचन की तकनीक है। निषेचन कहाँ होता है, तो परखनली में होता है। फिर इसका क्या होता है, तो इसे गर्भाशय में अध्यारोपण कर दिया जाता है। प्राकृतिक गैस इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इस परिवहन के लिए आसान होती है। समान पौधे के एक पुष्प से अन्य पुष्प के स्टिग्मा में पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो इसे पर परागण कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है
और सभी गर्म निकाय ऊष्मा का विकिरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के और प्रश्न देखने के लिए, और चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।